हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। वो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा डेडिकेटेड होगा आपके MPPSC AE के लिए। MPPSC AE 2022 का जो एग्ज़ाम है 2023 में जो होने वाला है, उसके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा जो बैच है स्टार्ट हो गया था, उस बैच में कई सब्जेक्ट रनिंग है। उसी सिलसिले में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है। सबसे पहला एक मन में सवाल आता है बच्चों का, सर किस तरीके से आप इसको कवर करेंगे, क्या वेटेज है, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बताएंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता क्या है, फिर आपके सिलेबस में क्या है, क्या हमारा अप्रोच रहेगा, ये सब कुछ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जो अभी रिसेंटली 2 आपके जो एग्ज़ाम हुए, ठीक है, 2 एग्ज़ाम के अंतर्गत देखा गया है कि 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी जो आपका पेपर हुआ उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 30 मार्क्स कवर करता है। 30 मार्क्स का कवर करता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। काफ़ी अच्छा वेटेज है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट इसको हम कहते हैं। हालांकि ये बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ, खुद के नोट्स बनाते चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको बिल्कुल भी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मतलब आप जो डेली लाइफ में चीज़ों को देखते हैं ना, उसको फील करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को करना है। कोई बहुत बड़ा मतलब तीर नहीं मारना है। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर इस सब्जेक्ट को हम सीखने वाले हैं। तो वेटेज क्या है, 10 क्वेश्चन आपके MPPSC AE की बात हम कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं MPPSC AE की। यदि आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कंटेंट तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेटेज है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात रही सर आप इसको किस तरीके से कवर करेंगे, पहले हम ये बता देते हैं किस तरीके से कवर करेंगे, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये तरीका रहता है, यदि आपने पहले भी हमारे बैचेस में पढ़ रखे हैं, कभी भी वीडियो को देखा है या फिर पहली बार भी देख रहे हैं, तो हमारा तरीका क्या रहता है, हमें मानते हैं कि बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा डिप्लोमा करके बीटेक किया है उसको भी हमारी क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आती है। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। हम जो कुछ भी लिखेंगे मैक्सिमम चीज़ें 90% तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा बहुत कई बार हिंदी में लिख देते हैं। लिखने का तरीका तो इंग्लिश रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन रहेगा ना, सिंपल लैंग्वेज रहेगा। जो लोकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल व्यू भी आपको दिखाएंगे ताकि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को फील करवाएं। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, एडवांस लेवल तक लेकर के जाने वाले हैं। फिर जब आप इनको पढ़ाएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन हमें करवाएंगे, हमारा क्या तरीका रहेगा। पहले हम क्या करते थे कि आपको थ्योरी पढ़ा देते थे, लास्ट में क्वेश्चंस करवाते थे, या फिर आपके ऊपर छोड़ देते थे कि आप क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हो, क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं। आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा दो, लास्ट में बच्चे अपने से क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं। तो हमने क्या किया, इस बार एक अप्रोच फॉलो किया हूँ कि जैसे हमारा कोई भी टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं, चाहे वो EF के अंदर हो, गेट के अंदर हो, FFC JEE के अंदर हो, ऑल स्टेट एजेंट के अंदर, किसी भी स्टेट के AE के अंदर हो, इनफैक्ट JEE में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम आप देख लेंगे। ठीक है, JEE के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यदि आप MPPSC AE की तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है आप JEE का भी एग्जाम दोगे। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सारे ही क्वेश्चन उस टॉपिक के हम ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन हम लेंगे ऐसा नहीं एक क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में रिपीट होता है, तो केवल एक बार ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका कंसीडर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक के बाद इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। जब हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को 2-3 वीडियो में कवर कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। फिर आप जीरो से एडवांस लेवल हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। अभी मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको अप्रोच बताया किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ में हालांकि हमारा ये तरीका रहने वाला कि मैं PPT से आपको चीज़ों को कवर करूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे इमेजेस की हेल्प से मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे वीडियो क्लिप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आपको लगता है नहीं सर मैं PPT से नहीं, हमें तो लिख लिख करके हर एक चीज़ को पढ़ाइए, तो वो भी आप कमेंट करके अपने सजेशन को दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं।
आपको खुद के नोट्स बनाना है, चाहे तो मैं पीपीटी से पढ़ाऊँ, चाहे तो मैं लिख लिख करके पढ़ाऊँ, ठीक है। खुद के नोट्स बनाना है और उन नोट्स को टाइम इंटरवल पे रिवीजन करना होगा। ये बात तो ब्रीफ में मैंने बता दी। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच में जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हमारा क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है। आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई भी सवाल आपके मन में 3 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं गाइज कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। अब आपको समझना है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती क्या है। पहला हमारे मन में ये सवाल है कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्या पढ़ते हैं सर। फिर इसके बाद हम आपके सिलेबस को दिखाएंगे। मैंने MPPSC AE के अंतर्गत जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी मैंने लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको कुछ सिलेबस है, ठीक है। बट पहले उससे पहले मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको फीलिंग आनी चाहिए जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, या फिर फाउंडेशन बैच के अंतर्गत, हर एक लाइन की हर एक स्टूडेंट को फील आना चाहिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारा ये नंबर है 9340888429 पे आपको व्हाट्सअप करना, सर ये डाउट आ रहा है, हमारे डाउट को क्लियर कर दीजिए। या फिर ऐप के अंदर चैट का ग्रुप है, वहाँ डाल देना है आप लोगों को, सर हमें ये डाउट आ रहा है, हमारे डाउट को क्लियर कर दीजिए। छोटा सा छोटा डाउट है, उसको लेकर के बैठना नहीं है, डाउट को इकट्ठा नहीं करना है। साथ साथ में जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपके जो डाउट आएंगे उन डाउट को आपको सेंड करना है। हालांकि बहुत ही कई बार क्या है ना, जब आप सब्जेक्ट को कई बार पढ़ा दिए होते हैं कई सालों से ना, तो पता रहता है बच्चों को कहाँ डाउट आने वाला है, तो डाउट रहता ही नहीं है। बट इनफैक्ट कई बार 4-6% 10% डाउट कुछ क्वेश्चन में रह जाते हैं डिफिकल्ट वाले में, वो भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो। तो जस्ट मिनट मैं लिख देता हूँ चीज़ों को। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है और ये इंजीनियरिंग क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो इन टर्म को आप एक्सप्लेन कर दो। तो इन्वायरमेंट के अंदर आप जो सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं ना, है ना, समथिंग दैट सराउंडिंग, हमारे जो चारों ओर चीज़ें घेरी हुई हैं, जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। फिर आपके मन में आएगा सर इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इंजीनियरिंग से पहले हमें साइंस को समझना होता है। इंजीनियरिंग से पहले हमें साइंस को समझना होता है। साइंस क्या है, आपको परेशान नहीं होना, मैं सब टाइप कर दूँ, मैं ब्रीफ में इनको बता रहा हूँ। साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, जो आप नेचुरल चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन चीज़ों के पीछे का रीज़न पता करते हैं आप, उन चीज़ों के पीछे का आप रीज़न पता करते हैं, वो क्या होता है, साइंस होता है। ऑब्जर्विंग द नेचुरल प्रोसेस एंड मेकिंग प्रिंसिपल, आप क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि भैया ऊपर से कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने उस रीज़न को पता किया और आपने प्रिंसिपल बता दिया, आपने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। अब आपने जो कुछ भी प्रिंसिपल्स बनाया है, जो आपने प्रिंसिपल बनाया है, उन प्रिंसिपल को यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रिंसिपल को यूज करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कोई सर्विस देते हैं, वो आपका इंजीनियरिंग होता है, वो आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है। तो इन्वायरमेंट क्या है, समथिंग दैट सराउंडिंग ऑफ, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो आपका इन्वायरमेंट है। लेकिन इंजीनियरिंग क्या है, तो इंजीनियरिंग से पहले साइंस को जानना है, जो कुछ भी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे का आपने रीज़न पता किया, फिर रीज़न पता करने के बाद आपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि भैया ये रीज़न है, तो इस प्रिंसिपल के तहत फिर उन प्रिंसिपल को यूज करके जब कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आप ऐसा चीज़ें बनाते हैं जो हम ह्यूमन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है, वो आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है। तो मैंने इंजीनियरिंग की डिफिनीशन आपके लिए यहाँ लिख दी है। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस इन ऑर्डर टू मेक सम प्रोडक्ट विच इज़ यूजफुल बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन्स। साइंस क्या है, जो चीज़ें आप देखते हैं उसके पीछे का आपने रीजन पता किया, फिर उन रीजन को पता करने के बाद आपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, उन प्रिंसिपल को यूज करके ये कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपका इंजीनियरिंग होता है, वो आपका क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो होता क्या है कि जो चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, जो चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है
उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ थ्योरी बनाते हैं, कुछ लॉ बनाते हैं, जिसे इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। मैंने क्या बताया, जो आप नेचर में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर आप देखते हैं भैया ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है। आप कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज, कुछ लॉ बनाते हैं, ठीक है, वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस में बनाए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ हैं, जो थ्योरीज हैं, उनको यूज करके कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ फैसिलिटी बना रहे हैं जो ह्यूमन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, वो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है उसमें सिविल इंजीनियर्स क्या पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियर्स की क्या ड्यूटी होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, लेकिन आपको फीलिंग आएगी। तो सिविल इंजीनियर्स क्या पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर्स क्या पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियर्स क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, पहले तो वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में पढ़ते हैं, एयर के बारे में पढ़ते हैं, नॉइज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नॉइज़ के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने कंपोनेंट बताए हैं आपको कि सिविल इंजीनियर्स इन टॉपिक के बारे में या फिर इनके बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में, एयर के बारे में, नॉइज़ के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए हैं। ये जो चारों कंपोनेंट है ना, इतने ज़्यादा क्रूशियल हैं ह्यूमन्स के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। दीज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर ह्यूमन्स, मतलब ह्यूमन्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जब इतने ही ज़्यादा ये क्रूशियल है, जब इतने ही ज़्यादा क्रूशियल, इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, इंसान को जीने के लिए, वाटर, एयर, नॉइज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये जो कंपोनेंट है इतने ही इम्पोर्टेंट है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ भैया, बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके बाद फिर और चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए पहले, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं। ये जो रूल्स आपके आते हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये रूल्स आते हैं। पहला रूल बनाया गया है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। वाटर को पॉल्यूट होने से रोकने के लिए, उसके पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है 1974 में, और कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दूसरा एक्ट बनाया गया था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के लिए 1981 में, जिसका अमेंडमेंट, जिसमें सुधार किया गया था 1987 के अंतर्गत। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में एक्ट बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था, और फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बनाया गया था। तो जो एक्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक और है जो हजार्डियस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके मैनेजमेंट करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। एक बार AEF के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो निकलने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हजार्डियस मटेरियल निकलते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए जो एक्ट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो अभी थोड़ा समझना है, परेशान नहीं होना। हमने क्या बताया कि सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में, एयर के बारे में, नॉइज़ के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। हमारे मन में एक सवाल आया, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं क्या, जब इतने ही इंपॉर्टेंट है? तो मैंने उन रूल्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आप पढ़ोगे, जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं, उसमें जो वाटर रहेगा वो कितना % आप पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। आप तो वाटर के बारे में पढ़ोगे, आप तो एयर के बारे में पढ़ोगे, आप तो नॉइज़ के बारे में पढ़ोगे, आप तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो
देखो जो वाटर वाला हमारा टॉपिक है और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है ना, लगभग 80% कवर अप यही करता है। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम का हो, चाहे वो आपका सॉलिड वेस्ट, चाहे आपका वेस्ट, जो आपका सीवेज वाला टॉपिक हो, ये सब मिला करके नहीं, पानी वाला जो चीज़ें हैं ना, आप 80% इसी में टाइम देने वाले हैं और 80% कंटेंट, 80% सवाल यहीं से आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। तो जो हमारा एयर वाला टॉपिक रहेगा, लगभग ये 10% कवर करता है। नॉइस वाला टॉपिक 5% कवर अप करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला ये भी 5% कवर करता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा हमारा एरिया है पढ़ने के लिए, वो वाटर वाला एरिया है। 80% टाइम, 80% कंटेंट, 80% क्वेश्चन वाटर वाले से आते हैं। अब इस वाटर के अंतर्गत आप तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हमारा ये रहेगा कि पानी को किस तरीके से साफ करना है। ठीक है, फिर पानी को किस तरीके से सप्लाई करना है, फिर उस गंदे पानी को किस तरीके से, जिससे पानी यूज करेंगे फिर गंदा होगा तो फिर क्या कैसे हैंडल करना है, वो सब कुछ पढ़ेंगे वाटर के अंतर्गत। मैं भी एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा और उस फ्लो डायग्राम की हेल्प से आपको हर एक टर्म को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मैंने 4 चीज़ें बता दी, इन 4 टॉपिक के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। फिर इनमें से बहुत सारे चैप्टर बनेंगे, हर एक टॉपिक से बहुत सारे चैप्टर बनेंगे, वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आता होगा, सर ये जो पानी के बारे में आप बताने वाले हैं, जो हम पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो क्या कैसे पढ़ेंगे, कुछ तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो मैं आपको दे देता हूँ। जो ये पानी है ना, पानी, तो हम जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, हम जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, हमारी ये ड्यूटी होती है कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन्स हो, उसको सूटेबल वाटर प्रोवाइड करना, सूटेबल वाटर प्रोवाइड करना। अब सूटेबल वाटर क्या होता है, ऐसा पानी ताकि उसको पिए, जब कोई एनिमल पिए, कोई ह्यूमन उस पानी को पिए तो बीमार ना पड़े। ठीक है, अब वो सकता है पीने के लिए तो हो गया, बीमार ना पड़े, लेकिन एनिमल ह्यूमन्स को सूटेबल वाटर प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना फॉर वेरियस यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं, है ना, जितने भी यूजेस होते हैं उन सभी यूजेस के लिए पानी को प्रोवाइड करना है। तो सिविल इंजीनियर्स की ड्यूटी क्या होगी वाटर वाले टॉपिक में, कि एनिमल के लिए, ह्यूमन्स के लिए सूटेबल वाटर प्रोवाइड करना फॉर वेरियस यूजेस। अब सूटेबल वाटर डिपेंड करता है वो यूज किसके लिए है। यदि आप पीने के लिए उस पानी को यूज कर रहे हैं तो पानी पीने के बाद आपको बीमार ना पड़े, कोई जानवर बीमार ना पड़े, कोई इंसान बीमार ना पड़े, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि जो वाटर वाला आपका टॉपिक होगा, ठीक है, सिलेबस को लेकर के परेशान मत होना, सिलेबस आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं जो थ्योरी बताने वाला हूँ, जो मैं ब्रीफ दे रहा हूँ ना, यहीं पे सिलेबस का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहीं से सिलेबस आपके आंखों के सामने बनेगा तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। जो वाटर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या तरीका रहता है, देखो पहली बात, यदि आपने पहले कभी भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि हम क्या करते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं। जब हमें कहीं पानी को सप्लाई करना होता है, वाटर सप्लाई स्कीम आप बनाते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम, तो उसके लिए पहले पानी का रिसोर्सेस देखना पड़ता है कि पानी का सोर्स क्या है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सोर्स ऑफ वाटर देखते हैं, पानी का सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, ये चीज़ पता लगाते हैं। अभी सोर्स के अंतर्गत बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई डैम हो सकता है कोई रिवर हो। ठीक है, कोई डैम हो, कोई रिवर हो, कोई पॉन्ड हो, ठीक है, कोई वेल हो, कोई ट्यूबवेल हो, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। जब आपको पानी पता चल गया, सोर्स ऑफ वाटर पता चल गया कि भैया ये सोर्स ऑफ वाटर हमें मिल गया है, अब इस सोर्स ऑफ वाटर जो आपको मिला है, ये जो पानी मिला है, क्या इस पानी को आप डायरेक्टली सप्लाई कर दोगे जनता को पीने के लिए? आप ऐसा नहीं करने वाले। तो आपका जो पानी है रॉ वाटर है, तो इस रॉ वाटर को किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं साफ करने के लिए। तो इस पानी को हम ले जाएंगे, जो हमारा पानी है, इस पानी को हम कहीं ले जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जस्ट अ मिनट, मैं इसके छोटा बनाता हूँ, नहीं तो बाद में स्पेस की कमी आ जाती है। ठीक है, अब कई बार जब चीज़ों को ना लाइक दिस, आप क्या करेंगे, ये जो हमारा पानी है, इस ये हमारा रॉ वाटर है, इस पानी को हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमें पानी मिला किसमें, रिवर के अंदर, डैम के अंदर, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, रॉ वाटर है। इस रॉ वाटर को आप क्या करने वाले हैं, इस रॉ वाटर को आप क्या करने वाले हैं, किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहीं ले जाने वाले हैं। अब इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को हम साफ करेंगे,
लेकिन साफ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेट सपोज ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो आप क्या करेंगे, पानी को साफ करने से पहले इसकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर आप चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप क्या चेक कर लेते हैं? वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आप क्या, आपने फोर से पानी लिया, अब इस फोर से पानी को लेकर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आप ले जा रहे हैं। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या, पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। हम पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, आपको फील आना चाहिए किस पानी की बात कर रहे हैं, पीने वाले पानी की। हम इस पानी को पीने योग्य बनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा भैया कि जो पानी है इसके कौन कौन से पैरामीटर है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर की आपकी एक कोड के तहत एक चार्ट होगा या टेबल होगा, उसमें आप मिलाएंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर कितने हैं, ठीक है। वो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर हो सकते हैं, वो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर हो सकते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इन पैरामीटर को आप चेक करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। ये जो फ्लो डायग्राम है मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को इसी फ्लो डायग्राम से मैं बार बार बना के पढ़ाऊँगा और सब कुछ आपको याद हो जाएगा क्लास के अंदर, सब कुछ क्लास के अंदर। तो इसको ध्यान से देखना है। अब इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आता है, तो अब इस पानी को हमें किस हद तक साफ करना है, पीने के लिए बनाना है। किसके लिए? पीने के लिए। तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिन यूनिट से होकर के पानी गुजरता है, जिन यूनिट से होकर के हमारा ये पानी गुजरता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट देखना, बहुत सारी यूनिट होती हैं जिन यूनिट से होकर के हमारा ये पानी गुजरता है। मैंने ऊपर लिख दिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब मान लीजिए कोई भी यूनिट कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कोई अल्फा यूनिट है, कोई बीटा यूनिट है, कोई गामा यूनिट है, बहुत सारी यूनिट होती है। मैं नाम देकर ही कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले इन यूनिट में पानी जाता है, फिर इन यूनिट से पानी साफ होकर के बाहर निकलता है, ठीक है। पानी साफ होकर के बाहर निकलता है तो आपको एक सुटेबल वाटर मिल गया, ठीक है। क्या मिला आपको? सुटेबल वाटर, आपको सुटेबल वाटर मिला। अब इस सुटेबल वाटर को क्या करते हैं ना, आप कहीं स्टोर कर देते हैं। इस सुटेबल वाटर को मान आपने कहीं स्टोर कर दिया, कोई ओवरहेड वाटर टैंक था, इस ओवरहेड वाटर टैंक में आपने इस पानी को स्टोर कर दिया। दो टाइप के टैंक होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दूसरा होता है ओवरहेड वाटर टैंक। एक क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसको पंप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है ओवरहेड वाटर टैंक, ठीक है। तो ओवरहेड वाटर टैंक क्या होता है? जो ज़मीन से ऊपर बनता है, ये आपका ओवरहेड होता है। आपका ओवरहेड होता है, आपने कई बार देखा होगा। जो ज़मीन से नीचे रहता है वो आपका पंप कहलाता है, पंप कहलाता है, ठीक है। तो इनको आप इमेजेस देख सकते हैं गूगल पे भी। ये आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, ये आपका पंप है। तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड वाटर टैंक में पानी को स्टोर कर देंगे। पानी को हमने स्टोर कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, इस पानी को जो जनता होगी, मान लीजिए इस पर्टिकुलर हमें टाउनशिप में, ये जो हमारा टाउनशिप है, इसको मैं टाउनशिप बोल रहा हूँ, ये कोई टाउनशिप है जहाँ हमें पानी सप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएंगे और इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से इस टाउन में पानी को सप्लाई करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से इस टाउन में हम पानी को सप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पानी को साफ किया, साफ करने के बाद टैंक में स्टोर कर दिया, ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर कर देते हैं। फिर हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत सारे तरीके होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इस टाउनशिप में पानी को हमने दे दिया। अब लोग इस पानी का यूज करेंगे, लोग इस पानी का यूज करेंगे। पानी का यूज करने के बाद मान लीजिए आपने 100 लीटर पानी दिया, तो 80 लीटर पानी एज अ वेस्ट वाटर आपको मिलेगा, एज अ गंदा पानी मिलेगा। आपने 100 लीटर पानी दिया था तो 80% वाटर आपको वेस्ट वाटर के रूप में मिलेगा, ठीक है। अभी जो टाउन से पानी दिया है, तो हो सकता है इसको ह्यूमन यूज करे, एनिमल यूज करे, अलग अलग यूजेस इसके होंगे। फिर आपको क्या मिलेगा? गंदा पानी मिलेगा, यानी वेस्ट वाटर मिलेगा। तो 80% आपको क्या मिलेगा? वेस्ट वाटर। 80% आपको वेस्ट वाटर मिला। अब जो 80% वेस्ट वाटर है, आप क्या करेंगे, इस वेस्ट वाटर की आप कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। तो जो आपके घर से गंदा पानी आएगा ना, ये मान लीजिए बहुत सारे घर थे, ये मान लीजिए कोई घर था, यहाँ आपने पानी दिया था, ठीक है।
अब इन घर से जो गंदा पानी आता है सीवर पाइप के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? सीवर पाइप के थ्रू आता है। सीवर पाइप, इन सीवर पाइप के थ्रू ये गंदा पानी आएगा। अब इस गंदे पानी की आप क्या करने वाले हैं? ये जो वेस्ट वाटर, इसकी वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। क्या करेंगे? वेस्ट वाटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वेस्ट वाटर के पैरामीटर को चेक करने वाले हैं। आपने वेस्ट वाटर के पैरामीटर को चेक कर लिया। अब ये जो फीवर पाइप होती है ना, इन फीवर पाइप के बारे में, एक कोई पाइप सिंगल पाइप तो नहीं होती बहुत बड़ी, बहुत सारी पाइप को जोड़ा जाता है। तो इन फीवर पाइप के डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे आप। इन फीवर पाइप के डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन फीवर पाइप के थ्रू पानी हमारा कहाँ जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, FTP के अंदर आता है, या फिर इसको कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, सीवेज कहिए या फिर वेस्ट वाटर कहिए। यहाँ पानी आएगा, फिर इस पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर इस पानी को कितना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है देखना होता है। इस पानी को हम कहाँ छोड़ने वाले हैं? इस पानी को हम कहाँ छोड़ने वाले हैं? तो पहले आपने क्या किया? इस पानी को क्या किया? ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद जो आपका इफ्लुएंट निकलता है, जो इफ्लुएंट निकलता है, इस इफ्लुएंट का डिस्पोजल कर देते हैं। इस इफ्लुएंट का डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक है, किसी लैंड में आप छोड़ सकते हैं या फिर किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें। मैं एक बार समरी करूँगा इसको। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि आपको एक सोर्स पता करना है पानी का। आपने सोर्स पता किया, हो सकता हो डैम हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, वेल है, ट्यूबवेल, कुछ भी हो सकता है। अब वो रॉ वाटर है, उस रॉ वाटर को डायरेक्टली आप किसी टाउनशिप में सप्लाई नहीं कर सकते पीने के लिए। तो आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करना होगा। तो बहुत सारे आपने पैरामीटर चेक किए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आपने पैरामीटर चेक किए। पैरामीटर चेक करने के बाद इस पानी को आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। बहुत सारी यूनिट से होकर के पानी गुजरता है। ठीक है, हमें देखना पड़ता है कि जो पैरामीटर चेक कर रहे हैं उसमें क्या कमी है, क्या ऐड करना है, क्या हमें इससे निकालना है, क्या अधिकता है, वो सब कुछ देखते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूनिट को सेट करते हैं। उन यूनिट के थ्रू पानी हमारा निकलता है। वो पानी हमें जो साफ होकर के निकलता है ना, सूटेबल वाटर है। इस पानी को कोई पिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। इस पानी को आपने निकाला। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन टैंक, ये आपका जो ओवरहेड वाटर टैंक है ना, इस ओवरहेड वाटर टैंक में आपने पानी को स्टोर कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये जो पानी है आप टाउनशिप में भेज रहे हैं। लोग इस पानी को पिएंगे, यूज करेंगे वेरियस यूजेस में। फिर आपने जो पानी दिया था लगभग 80% वो पानी गंदे वाटर के रूप में, वेस्ट वाटर के रूप में निकल के आएगा। फिर इस पानी को फीवर लाइन के थ्रू, आप फीवर पाइप के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। उससे पहले आप वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। यहाँ हम बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन। जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। बायोलॉजिकल बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, है ना, इन वेस्ट वाटर में। तो इनके बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। फिर आपने क्या किया? जो गंदा पानी था, इस गंदे पानी के आपने वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर ली। फिर इस पानी को आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। फिर वहाँ आप साफ करते हैं पानी को। अब किस हद तक साफ करना है देखना होता है, पानी को कहाँ डिस्पोज आप करते हैं। बहुत सारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बहुत सारे स्टैंडर्ड है, उनको देख के किया जाता है। ठीक है, फिर इफ्लुएंट निकलेगा। फिर उस इफ्लुएंट को किसी लैंड में, किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज आप कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवरव्यू हम क्या करने वाले हैं। ये वाटर का जो मैंने बताया था ना, वाटर के बारे में हम 80% पढ़ेंगे, 80% कंटेंट रहेगा। ये सारा फ्लेवर इसी में समाहित है, सारा कुछ इसी में समाहित है। तो आई होप यदि ये फ्लो डायग्राम आपको समझ में आया होगा तो सारे ही चैप्टर आपके पता चल जाएंगे। अभी मैंने क्या किया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो वाटर वाला सेक्शन है जो 80% वेटेज कवर करता है, उसमें मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है। इनमें से बहुत सारे ये अपने आप में एक चैप्टर होंगे। फिर इन चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, और जो सब टॉपिक आपके फ्लेवर में दिए हैं। MPPSC A का जो फ्लेवर आप देख रहे हैं,
ठीक है, या फिर किसी अन्य एग्जाम का भी सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक दिए होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल दिए होते हैं, इनके सब टॉपिक होते हैं। ओवरव्यू मैंने दिखाया। इसी तरीके से जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा पहले हम उसका क्या करेंगे, फ्लो डायग्राम बनाएंगे। अभी तो हमने कंप्लीट इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का वाटर वाले सेगमेंट का फ्लो चार्ट बनाया है, फिर हर एक टॉप चैप्टर के फ्लो चार्ट को हम बनाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या बात, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं, तो मैं यहीं से एक बात दिखा देता हूँ कि इसे देखो आप, जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक है, ओवरव्यू आपने देख लिया। अब इसी से मैं सिलेबस बना रहा हूँ, मैं इसी से सिलेबस बना के आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने सारा कुछ टाइप कर लिया है। देखो ये सिलेबस आपका MPPSC AE का है, MPPSC AE का है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल आपको दिए गए हैं। ठीक है, जो मैं सिलेबस लिखा रहा हूँ आपको, इन्हीं मॉड्यूल से, इन्हीं चैप्टर से सारे मॉड्यूल, सारे टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, पहला हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले हम पहला वाला हमारा जो चैप्टर रहेगा, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। थोड़ा थोड़ा मैं बताते हुए चलूँगा आपको। सबसे पहले हमें देखेंगे पानी की डिमांड क्या है। पानी की जब हम डिमांड देखेंगे तो हम देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन पता चल गया, पानी का डिमांड पता चल गया। अब डिमांड पता चलने के बाद हमें सोर्स देखना होता है, जो मैंने आपको दिखाया अभी। हमें क्या देखना होता है, सोर्स देखना होता है। आपने सोर्स देखा कि हमारे पास डैम हो सकता है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, वेल हो सकता है, कुछ भी, ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। आपने सोर्स देखा, फिर हम कन्वेंस, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस, फिर उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए जो पाइप्स होती हैं वो कन्वेंस कहलाती हैं। फिर उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो पहला वाला चैप्टर हुआ, ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि अभी बताने से कोई मतलब नहीं है, चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम पढ़ेंगे ऑलरेडी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वो मैंने बताया आपको। ठीक है, फ्लो डायग्राम में। फिर हम पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, बहुत सारी इसके अंतर्गत यूनिट को पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जब ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, डिजाइन ऑफ फीवरेज सिस्टम एंड फीवर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने फीवर बताया ना, फीवर डिजाइन, जो मैंने फ्लो डायग्राम में अभी यहाँ पर दिखाया था आपको, क्या दिखाया था, फीवर डिजाइन। तो यहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज का यूज होता है, बहुत सारा फीवरेज सिस्टम होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। किस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में हम सीवेज ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। फिर हम जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट के बारे में पढ़ेंगे 9th वाले चैप्टर में। 10th वाला जो चैप्टर हमारा रहने वाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में रहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। 11th चैप्टर में पॉल्यूशन वाला टॉपिक कवर होगा। ठीक है, इसी बीच में हम एयर वाले टॉपिक को कवर करेंगे, एयर के सारे। ठीक है, इसके बाद एयर करेंगे, एयर के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद पॉल्यूशन। ठीक है, मेंशन नहीं है, इसको आप कर लेना। तो टोटल 12 चैप्टर आपके रहने वाले हैं, टोटल आपके 12 चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, इन 12 चैप्टर को एक एक करके हम देखेंगे। ये मैंने सिलेबस बताया है आपको, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि इन चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रीफ चीज़ें समझ में आई होंगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं। फिर आपने देखा कि सिविल इंजीनियर्स क्या पढ़ते हैं, जो वाटर वाला सेगमेंट है, वाटर वाला सेगमेंट देखो 9 चैप्टर कवर कर रहा है। जो वाटर वाला सेगमेंट है 80% जो वेटेज कवर करता है, 80% कंटेंट कवर करता है, वो 9 चैप्टर भी कवर हो रहे हैं, तो इनको आप देखोगे। फिर इसके बाद आप 3 चैप्टर और पढ़ोगे, एक तो एयर वाला टॉपिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक और पॉल्यूशन वाला टॉपिक। तो टोटल 12 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 12 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज को जो वीडियो था ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें मैंने आपको सिलेबस वगैरह बताया, जिसको आप लेक्चर 00 भी कह सकते हैं, क्योंकि लेक्चर 1 आपका स्टार्ट होगा जैसे चैप्टर 1 आपका स्टार्ट होगा, तो इसको हम दे सकते हैं लेक्चर 00। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा 01 से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ठीक है, कि यदि आप अभी तक फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किए हैं,
आप MPPFE AE एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, क्योंकि वैकेंसीज आना तय हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, आपको हर एक चीज़ को, इनफैक्ट जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, इसकी आपको फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ना बच्चे फंस जाते हैं, आप रट करके नहीं पढ़ सकते, तो इनमें पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिनिमम 7 से 8 मंथ तो टाइम लगता ही लगता है कंप्लीट सिलेबस को कवर करने में। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर के एडवांस तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। पढ़ाने का तरीका सबको, आप क्या कर सकते, पढ़ाने के तरीके में ना किसी एक टीचर पर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, तो सबके डेमो अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट रनिंग है, आपकी फॉर्म रनिंग है, आपका फ्लूइड रनिंग है, इन्वायरमेंट भी स्टार्ट हो गया, तो इन तीनों के आप डेमो देख लो। डेमो देखने के बाद जब फुल्ली सेटिस्फाई होते हैं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो फिर आप कंप्लीट बैच को ज्वाइन करके कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बैच के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो बैच रहेगा, इसमें तो ना मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद के नोट्स बना लो। यदि आप खुद के नोट्स नहीं बताते तो आपको PDF तो मिलेगी ही नोट्स के फॉर्म में। सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्वेश्चन आपके काहे काहे कवर होंगे वो मैंने बता दिया है। आपके जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि आपके गेट के क्वेश्चन कवर होंगे, EF के होंगे, FFC JEE के होंगे, ऑल स्टेट AE के होंगे। आप बोलेंगे सर क्या गेट के 100% करवाओ? 100% में नहीं करवाने वाला, अदरवाइज तो लेक्चर बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। आपको उतना करवाया जाएगा जो AE में क्वेश्चन बन सकते हैं। 80% EF और गेट के क्वेश्चन जो ईजी मॉडरेट लेवल के रहेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 2 साल की रहेगी। नंबर आप कई बार इसको आप वॉच कर सकते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट कोई लगे वीक है तो आप कई बार इसको वॉच कर सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम से पहले सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर होगा। यदि आप फाउंडेशन बैच को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से करने का सिंपल सा मतलब बता देता हूँ मैं अभी भी। क्या होता है, जैसे वैकेंसी आती है ना, लास्ट मोमेंट में बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं सर आप क्रैश कोर्स करवा दो। भैया क्रैश कोर्स में क्रैश जैसे ही होता है, मतलब उनका फ़ायदा होता है जो पहले से पढ़े होते हैं, फ़ायदा होता है क्रैश कोर्स में, लेकिन उनका होता है जो पहले से बहुत अच्छे घिसे होते हैं, तो उनको क्या होता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है रिवीजन का। लेकिन जिनको बहुत ही अच्छे से अभी से पढ़ना है ना, एग्जाम क्रैक करना है, जिनकी बहुत ही तगड़ी तैयारी नहीं है, तो अभी से पढ़ना होगा। खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा, चाहे वो PPT की क्लास हो, चाहे वो लिख लिख कर की क्लास हो। आप सजेशन भी दे सकते हो, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, आप खुद के नोट्स बनाओगे, खुद के आप फार्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है, फार्ट नोट्स कब बनाना है, जैसे ही कोई चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। इनफैक्ट और क्वेश्चन जो पेंडिंग रहेंगे, रिपीटेटिव क्वेश्चन रहेंगे, आप खुद कर लेंगे। फिर उन क्वेश्चन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पे हम मार्कआउट करवाते चलेंगे, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूँ साथ साथ में मार्किंग करता जाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उनको फार्ट नोट्स में लिखना है, और उन पॉइंट को फार्ट नोट्स में लिखना है जिन पॉइंट के हेल्प से आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर उनका टाइम इंटरवल में आपको रिवीजन भी करना है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको प्रॉपर क्या करना है, रिवीजन भी करना है। यदि 3 काम करते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने घंटे की क्लास होगी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अभी प्रिडिक्ट करना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है चीज़ों को, लगभग 75 to 80 आवर्स की क्लास तो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर करने में टाइम लगेगा। लगभग 25 डेज का सेशन रहेगा। ठीक है, डेली की 3 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास आपके सेक्शन पे अपलोड होगी इन्वायरमेंट की। तो 25 दिन में मैं इसको कवर कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इनफैक्ट 25 से 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आज ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी, कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए। कोई भी क्वेरी है आप इन 2 नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।